कैडेट्स, आज का टॉपिक है एसटीडी एंड एड्स। एसटीडी एंड एड्स ये आपके हाइजीन एंड सैनिटेशन जो पार्ट है उसके अंदर आता है। ये टॉपिक बड़ी इम्पोर्टेंट बीमारियां हैं ये, जो किसी को नहीं होनी चाहिए। और एनसीसी कैडेट्स और फौज में जो लोग जवान काम करते हैं उन सबको भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। छुपाने जैसी कोई बात है नहीं। बीमारी से बचना उद्देश्य है। जानकारी के अभाव में व्यक्ति गलत निर्णय कर लेता है, शर्म में बात को बताता नहीं है क्या बीमारी है उसको, और बीमारी फिर इतनी बढ़ जाती है फिर वो कंट्रोल नहीं। तो आज हम जानेंगे एसटीडी क्या है और एड्स क्या है। तो एसटीडी पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझ ले, थोड़ा इसका परिचय दे दे। एसटीडी इज बेसिकली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्स के कारण जो डिजीज ट्रांसफर होती है, ट्रांसमिट होती है, एक व्यक्ति से दूसरे में जाती है। पहले इनको हम बोलते थे वेनेरियल डिजीज। पहले इनका नाम वेनेरियल डिजीज बोलते थे, वीडी, शॉर्ट में वीडी बोलते थे। These diseases were called venereal disease because these diseases were acquired as a result of sexual intercourse. तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण ये डिजीज नॉर्मली होती थी, इसलिए इनको वेनेरियल डिजीज बोलते थे। मगर समाज में ये शब्द अच्छा नहीं माना जाता था, तो इसलिए सोसाइटी इसको बड़ा खराब सा मानती थी कि किसी को वीडी हो गया शॉर्ट में, तो वो अपमानजनक मानते थे और लोग छुपाते थे, शर्म महसूस करते थे। तो आगे क्या किया गया, इसका नाम बदल दिया गया, इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलने लगे। जैसे कि पहले वेश्या बोलते थे, प्रोस्टिट्यूट को, बाद में उसको सेक्स वर्कर बोलने लगे। सरकारी तौर पर नाम उसको सेक्स वर्कर कहते हैं, ना कि हम प्रोस्टिट्यूट कहते हैं, बिकॉज शी इज वर्किंग, शी इज यूजिंग सेक्स एज वर्क। तो इसीलिए इसका नाम भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोल दिया गया। अब आगे बढ़िए कि नॉलेज ऑफ दीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? दीज डिजीज डू नॉट रिमेन लोकलाइज्ड टू एक्सटर्नल जेनिटल्स। बेसिकली जब सेक्सुअली डिजीज, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडीज होती है, तो शुरू में तो शरीर के बाहरी अंगों पर, जो सेक्स ऑर्गन्स जिसे हम बोलते हैं, ऑर्गन नहीं कहना चाहिए, जेनाइटल्स जो बाहर है उन पर होती है, प्रभाव वहां पहले पड़ता है। लेकिन बाद में क्या होता है, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, दोनों को होती है, बट इट गेट डिसेमिनेटेड और स्प्रेड थ्रू, फैल जाती है थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी, पूरे ह्यूमन बॉडी में फैल जाती है और मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज लाइक एड्स, एड्स भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। लाइक एड्स इज 100% फेटल, मतलब मृत्यु लगभग निश्चित है। देयर इज नो ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर इट। अभी तक इसका कोई भी इलाज हम ढूंढ नहीं पाए हैं। अ वुमन हु इज सफरिंग फ्रॉम एसटीडी लाइक एड्स, किसी वुमन को, किसी औरत को यदि एसटीडी जैसे एड्स है या सिफिलिस है, इट कैन पास इट ऑन टू द फीटस ऑफ हर मॉम, मतलब अपने बच्चे को जो उसके गर्भ में पल रहा है उसको भी पास कर सकती है। तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो गया कि मुझे तो है ही, मेरे पेट में जो बच्चा हो रहा है, गर्भ में गर्भ धारण कर रहा है, नया जीवन आना चाहता है, उसको बेकार में ही ट्रांसफर हो गई बिना बात, उसका कोई दोष नहीं। बिकॉज ऑफ दीज फैक्ट्स इट इज वेरी एसेंशियल टू हैव ए गुड नॉलेज अबाउट दीज एसटीडीज। तो इसकी अच्छी नॉलेज आपको होनी जरूरी है और इसके प्रिवेंशन का भी आपको पता होना चाहिए, इससे रोकथाम कैसे करें। The aim of today's lecture is to impart knowledge about STDs and AIDS. तो उद्देश्य समझ में आ ही गया होगा कि अब क्या करने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या जानने जा रहे हैं। नाउ डिफाइन करते हैं। Transmitted disease, STDs, are those diseases which are caused or acquired as a result of sexual intercourse. सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण मेन और वुमेन का होता है या मेन का होता है, ऐसा भी होता है। आजकल होमोसेक्सुअलिटी भी है।
तो उसके कारण, या वुमेन विमेन में भी हो सकता है, इसके कारण ही बेसिकली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि विमेन विमेन के इंटरकोर्स से ये नहीं होती है, इसलिए उसको नहीं लिखा गया है। सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन मैन एंड वुमेन is known as heterosexual intercourse। एक आदमी और एक औरत के बीच के जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसको हेट्रोसेक्सुअल बोलते हैं, बिकॉज सेक्सेस इन्वॉल्व्ड आर डिफरेंट। दो सेक्स है वो दोनों डिफरेंट। सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन मैन एंड मैन या विमेन एंड विमेन एक सब, तो इसको हम होमोसेक्सुअल बोलते हैं। आप सभी से बातें जानते हैं, फिर भी एक बार बताया जाना फर्ज है। तो ये सेक्स सेम हो तो होमोसेक्सुअल, डिफरेंट हो तो हेट्रोसेक्सुअल। एसटीडीज क्या है? एसटीडीज आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। दो तरीके की एसटीडीज होती हैं, एक माइनर, दूसरी मेजर। मतलब कुछ छोटे डिजीज हैं जो शायद क्योरेबल हैं, आसानी से पकड़ में आ जाती हैं और क्योर की जा सकती है, या उनका प्रभाव कम है। और कुछ मेजर हैं जो बहुत गंभीर हैं, उन पर ध्यान दिया जाना बेहद आवश्यक है। हालांकि ध्यान सब पे दिया जाना है। पहले हम देखेंगे माइनर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कौन कौन सी हैं, जैसे कि स्कैबीज ऑफ जेनाइटल रीजन। जो जननेंद्रियां हैं बेसिकली, वहां पर स्कैबीज हो जाती है, खुजली, इचिंग अराउंड, एक तरह से खुजली पैदा हो जाती है, उसको हम बोल रहे हैं। ट्रैकोमोनाइसिस, ये भी एक तरह की इरिटेशन है, खुजली टाइप की है। और जो एक्सटर्नल जेनिटल अंग हैं आपके, वहां पर कुछ पानी जैसा निकलना शुरू हो जाता है, इस तरह पसीना सा पदार्थ निकलने लगता है स्किन में से, ये हो गया। थ्रश, ये भी इचिंग है। इस आमतौर पे सभी में खुजली तो जरूर होती है। पेडिकुलस पबीज, ये तीसरी चौथी माइनर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो ये भी ध्यान देने की है। बाकी हम मेन पे आएंगे जल्दी से, बाकी इनके नाम हम जल्दी से पढ़ देते हैं। फिर है एनोजेनाइटल हर्पीज। हर्पीज का नाम आपने सुना होगा, ये एनोजेनाइटल हर्पीज है। ये क्या होती है? क्रॉप ऑफ वेसल्स ऑन द एक्सटर्नल जेनाइटल, चकत्ते से पड़ जाते हैं बेसिकली। जेनाइटल वार्ड्स ऑन एक्सटर्नल जेनाइटल। वायरल हेपेटाइटिस, ये भी हो सकता है। वायरल हेपेटाइटिस बी, एक से हेपेटाइटिस बी दूसरे को पास ऑन हो सकता है। यहाँ पर लॉस ऑफ हेपेटाइट, अगर हेपेटाइटिस बी हो गया सेक्सुअली ट्रांसमिशन के कारण, जॉइंटिस, उल्टियां, नोजिया या भूख खत्म हो जाना, इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। अब हम आ जाते हैं मेजर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो बड़ी बड़ी मुख्य हैं, जिन पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जाना आवश्यक है। मेजर एसटीडीज by and large affect the external genitals of men and women। बाहर के जो जननेंद्रियां हैं उन पर इनका प्रभाव पड़ता है। किस तरह से प्रभाव पड़ता है? ड्यू टू डायरेक्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स जब करते हैं डायरेक्ट, तो उससे इसका प्रभाव पड़ता है। डायरेक्ट का मतलब है कोई भी बीच में हमने रुकावट इस्तेमाल नहीं की। रुकावटें क्या है हम आगे देख लेंगे। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं मेजर एसटीडीज के? जैसे सिफिलिस, गोनोरोइका। ठीक है, आगे हम इनको डिटेल में थोड़ा थोड़ा देखेंगे, इनके लक्षण क्या है। और इसमें मुख्य है एड्स। एड्स का विशेष ध्यान देना है, उस पर हम अलग से विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सिफिलिस क्या है। सिफिलिस में मतलब हम थोड़ा थोड़ा लक्षण बताएंगे, बाकी कैसे होती है बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम लोग मेडिकल नहीं है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि किस चीज के लक्षण हैं और तुरंत उसके लिए बचाव किया जाना आवश्यक है। तो सिफिलिस में क्या होता है? प्राथमिक चरण में एक अल्सर जैसा बन जाता है, ऊपर की तरफ उपस्थित होता है, दाने दाने उसमें पड़ जाते हैं। अक्सर हाथों की हथेली, पैरों के तलवों में भी होता है, वहां भी फैल जाता है और छुपा रह सकता है, ये भी हो सकता है। बेहद कम कोई लक्षण नहीं होते। ये सिफिलिस दोनों तरीके से हो सकता है। और फिर तीसरी स्टेज जब आती है इसकी, उस टाइम आपके नर्वस सिस्टम पर, तंत्रिका तंत्र जिसे बोलते हैं, या हार्ट अटैक जैसे लक्षण तक हो सकते हैं सिफिलिस के कारण।
तो बेसिकली एक डिजीज सेक्सुअली ट्रांसमिट हुई और हार्ट अटैक तक पहुंच गई। सिफिलिस, इसलिए शुरू में ही इसका क्योर किया जाना जरूरी। दूसरी बीमारी है गोनोरिया। गोनोरिया में क्या होता है, इसमें लक्षणों में जो यौन अंग है, जननेंद्रियां हैं, उनमें गहरे हरे रंग का पानी जैसा निकलना शुरू हो जाता है। पेशाब करने में दर्द होता है। महिलाओं को माहवारी के 2 अंतरालों में के बीच में भी रक्तस्राव होना शुरू हो जाता है। तो ये बात ध्यान देने की है। अगर किसी को है, किसी को इस तरह का कोई आभास होता है, आपको पता भी होना चाहिए, तो आप उसे सजेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है नॉन गोनोकल यूरेथ्रिटिस, NGU शॉर्ट में बोलते हैं। इसके सिम्टम्स क्या हैं? दर्द, पेन या जलन, तीखी जलन पेशाब करने के दौरान, या क्लाउडी डिस्चार्ज, तो गाढ़ा गाढ़ा पानी निकलना। मैन में क्या होता है? साइन एंड सिम्टम्स आर डिस्चार्ज, जो उसका पेनिस है उसमें से डिस्चार्ज होने लगता है जलन के साथ। यूरिन करने के टाइम भी खुजली मचती है, इरिटेशन होती है। विमेन में भी इसी तरह के कुछ वेजाइनल डिस्चार्ज के टाइम बर्निंग होती है, जलन होती है और पेन होती है यूरिनेट करने के टाइम। ओरल इन्फेक्शन भी हो सकता है मुंह के अंदर। पेट में दर्द हो सकता है। एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, वेजाइना से ब्लीडिंग शुरू हो जाए अचानक। ये इस तरह के इन्फ्लेमेटरी डिजीज है बेसिकली ये NGU। नेक्स्ट है शंक्रोइड। शंक्रोइड बोलते हैं, ये भी सेक्स STD है, एक तरह की, एक प्रकार का यौन संचरित संक्रमण है, जिसके कारण जननांगों में दरदरा नासूर जैसे बोलते हैं, काफी अल्सर का भी बिगड़ा हुआ रूप, और लिम्फ नोड्स जो बेसिकली दोनों जांघों की लिम्फ नोड्स होती हैं, उनमें सूजन आने लगती है, दर्द होने लगता है जननांग और जांघों के बीच में, उसके अंदर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है ग्रैन्युलोमा इंजुनियल। बैक्टीरिया के संपर्क में आने के लगभग 10 से 40 दिन के बीच छोटे दर्द रहित दाने पड़ जाते हैं, और फिर ये दाने फट जाते हैं और खुले होकर घाव बन जाते हैं। संक्रमण तेजी से फैलना शुरू हो जाता है। संक्रमण का इलाज तब तक फैलता रहेगा जब तक शरीर के ऊतकों को नष्ट करता रहेगा। घाव के संपर्क में आने के दौरान आमतौर पर लिंग पर या योनि की दीवार पर एक चिपचिपा पदार्थ भी आना शुरू हो जाता है, और ये घाव वहीं पे फैलेगा। ये ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट है LGV, लिम्फो ग्रेन्युलमस इजेन्युले। बाहरी यौन अंगों जैसे लिंग या योनि के भीतर अंदर के लिम्फ नोड्स जहां पे होती है, वहां पर फोड़े हो सकते हैं, और ये फोड़े जैसे जो है एक्सपोजर के 3 दिनों से 1 महीने के अंदर नजर आ जाते हैं। एनल सेक्स करने के इसमें प्रॉब्लम्स होती है बहुत ज्यादा, तो ये इससे ज्यादा फैलता है LGV, तो इस पे ध्यान देने की बात है। ये जो हम बेसिकली इनके खतरे जो हैं वो आपको बताए जा रहे हैं। कहीं पे भी सिम्टम्स नजर आए तो इनको इग्नोर नहीं किया जाता है। तो ये कुछ मैंने मेन डिजीज बता दी। अब इसका डायग्नोसिस क्या है? डायग्नोसिस ऑफ STD इज डन बाय हिस्ट्री। कुछ तो मरीजों की हिस्ट्री से होता है, बैकग्राउंड होती है उनकी इस तरह, जैसे जिनको हम सेक्स वर्कर्स कह रहे हैं, तो वहाँ बड़ी संभावना है उनकी हिस्ट्री ऐसी हो, तो ये वहाँ से भी डायग्नोसिस शुरू हो जाता है। कंप्लेंट आती है तब होता है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो डॉक्टर है वो करेगा, बेसिकली इन्वेस्टिगेशन करेगा, यूरिन एग्जामिनेशन करेगा, ब्लड एग्जामिनेशन करेगा। ये डायग्नोसिस के स्टेप्स। पहले हिस्ट्री जानेगा, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, परिवार में कौन है, रूटीन क्या है, सेक्सुअल रूटीन क्या है, इस तरह की बातें वो आगे डिस्कशन में लेकर, फिर कंप्लेंट क्या है, आपको दर्द होता है, खुजली होती है, क्या होता है, बेसिकली मरीज को कॉन्फिडेंस में लेकर डॉक्टर तब वो फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन पर आता है। ट्रीटमेंट क्या है STD का? ट्रीटमेंट ऑफ STD इज डन बाय एंटीबायोटिक्स। जितने भी STD हैं शुरुआती जितने बताए गए, एड्स को भी छोड़ दें तो सब एंटीबायोटिक्स की सहायता से समाप्त किए जा सकते हैं। एंटीबायोटिक बेसिकली जो इसमें काम करती है, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, सेप्ट्रॉन, मगर स्ट्रिक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। किसी डॉक्टर की सलाह से ही एंटीबायोटिक ली जानी चाहिए। ऐसा ना हो
कि आपको पता लगा, आपको अनुमान हो गया कि आपको लगा कि यार मुझे तो ऐसा लगता है एसटीडी हो गई है, और मैंने तो पढ़ा था कि पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन से समाप्त हो सकती है। तो और आप उसको जो है पेनिसिलिन खुद ही लेना शुरू कर दिया, टेट्रासाइक्लिन लेनी शुरू कर दी, ये नुकसान कर सकती है और सही इलाज नहीं है, क्योंकि हर एंटीबायोटिक के आफ्टर इफेक्ट्स, ठीक है, ये खुद नहीं लेनी है, डॉक्टर की सलाह से ही, डॉक्टर के परामर्श से ही ली जाए। प्रिवेंशन ऑफ एसटीडी एंड एड्स। प्रिवेंशन क्या है? कुछ मुख्य बातें हैं। बी फेथफुल टू योर स्पाउस। पति और पत्नी आपस में वफादार रहें, औरों के चक्कर में न पड़े। अवॉइड सेक्स वर्कर्स, अवॉइड करें। अवॉइड अननेचुरल सेक्स। अननेचुरल सेक्स जैसे गुदा मैथुन या ओरल, इनको अवॉइड किया जाना है। कंडोम का प्रयोग करें हर बार, जब सेक्स करें तो कंडोम का प्रयोग करें। जहां आप नहीं जानते और आपको करना ही है, हालांकि सबसे पहली लाइन अगर याद रखी जाए, बी फेथफुल टू योर स्पाउस, तो इसकी जरूरत नहीं है। कंसल्ट योर डॉक्टर। अगर जरा भी आपको लगे कि ये आवश्यकता है तो कंसल्ट करें, ठीक है। तो ये आपने, अब हम आ जाते हैं एड्स के ऊपर, क्योंकि ये मुख्य है जिसका कोई इलाज भी नहीं। एड्स में क्या है? एड्स इज एन एक्रोनिम फॉर एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यून, या इम्यूनो भी बोल देते हैं, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, हालांकि आप सबने पढ़ रखा होगा इसे, फिर भी दोबारा से देखिए। पहली बार ये 1981 में नजर आया था, कुछ होमोसेक्सुअल्स के कारण, मेल होमोसेक्सुअल्स के कारण अमेरिका में फर्स्ट टाइम ये रिकॉग्नाइज किया गया था। बाद में इसको जो है, इसका उस टाइम जो नाम रखा गया, बेसिकली एड्स नहीं कहते थे उसको, रिकॉग्निशन था, इसको एसटीडीज में ही काउंट किया गया, मगर बाद में इसका नाम जो है HIV की तरह बोल दिया गया है। इस वायरस को आइडेंटिफाई करके, इस वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये पता चला वायरल डिजीज है, वायरस होता है जिसके कारण ये होता है। तो वायरल डिजीज जब ये डिटेक्ट हो गई कि वायरल डिजीज है और उस वायरस का पता लगा लिया गया, ये बेसिक उसका नाम रख दिया गया ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस बेसिकली करता क्या है? इट अटैक्स द हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स बेसिकली वो सेल्स हैं ब्लड में जो क्या करती है? सर्कुलेटिंग इन अवर ब्लड एंड डिस्ट्रॉयज। बेसिकली ब्लड में घूम जाता है वायरस, और ब्लड में उपस्थित जो हेल्पर सेल्स हैं हमारे, हेल्पर टी सेल्स WBCs के उसमें आती हैं, तो दीज इनको समाप्त कर देता है। दीज हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स आर द सोल्जर्स ऑफ बॉडी। बेसिकली ये जो है हमारी उपयोगी सेल्स हैं, और ये सोल्जर्स हैं बॉडी की, जो क्या करती है? विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्वेडिंग वायरुलेंट एंड नॉट सो वायरुलेंट अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। तो बेसिकली ये जो कोई भी वायरल अटैक होता है उससे बचाती है बॉडी, उससे लड़ाई लड़ती है, उसको समाप्त करने की कोशिश करती है। When these helper T cells are destroyed, our cellular immunity goes down. अगर ये खत्म हो जाएंगी या हो जाती हैं, तो हमारी इम्यूनिटी बॉडी की खत्म होनी शुरू हो जाती, कम होनी शुरू हो जाती, और हम छोटी छोटी बीमारियां, छोटे छोटे इन्फेक्शंस भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमें छोटे से जुकाम हो जाएगा, जुकाम बहुत जल्दी होगा, खांसी बहुत जल्दी, छोटी छोटे इन्फेक्शन हमें बहुत जल्दी। तो बेसिकली ये इसका सीन है कि जो HIV है, अगर किसी को इन्फेक्शन HIV का हो गया तो उसको और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसकी इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी, और इम्यूनिटी खत्म होने के बाद उसको छोटी से छोटी बीमारी भी आसानी से लग जाएगी, और वो भी ठीक नहीं होगी, क्योंकि उसकी अपनी इम्यूनिटी नहीं है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं एड्स के बारे में जो आंसर होते जाने चाहिए। व्हाट इज एड्स? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है, एड्स इज अ डिजीज कॉज्ड बाय ए लेटेंट स्लो एक्टिंग वायरस। ध्यान दो, लेटेंट माने छुपा हुआ, स्लो एक्टिंग धीरे धीरे काम करने वाला वायरस है, जिसको हम HIV कहते हैं, उसके कारण ये होती है HIV या ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस।
The disease destroys part of our body immune system. हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको समाप्त कर देती है. विक्टिम को क्या होता है, जो भी इससे पीड़ित हो जाता है, he is unable to defend himself, अपने आप को बचा नहीं पाता है. किससे? इन्फेक्शंस और कैंसर जैसी बीमारियों से नहीं बचा पाता. ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है. ये सबसे पहले यही आता है कि क्या है ये. अब क्वेश्चन नंबर 2, डज एवरीवन हु इज अफेक्टेड बाय HIV डेवलप्स एड्स? क्या प्रत्येक HIV इन्फेक्टेड व्यक्ति को एड्स हो जाता है? आंसर ये है कि वी डू नॉट नो. सबको जरूरी नहीं कि हो. 10 to 30% जो HIV इन्फेक्टेड लोग हैं उनको एड्स हो जाती है, क्योंकि ये बड़ा स्लो एक्टिंग वायरस है. सालों सालों बॉडी में ऐसे ही पड़ा रहता है, लेटेंट रूप से, गुप्त रूप से पड़ा रहता है और एक्टिवेट ही नहीं होता. पता नहीं कब एक्टिवेट हो जाए. तो HIV इन्फेक्टेड हो सकते हैं, इसके बावजूद हो सकता है एड्स का कोई भी लक्षण न नजर आए. लेकिन 5 साल के अंदर ये बढ़ता जाता है, फिर बढ़ना शुरू हो जाता है धीरे धीरे. और ये लाइफ लॉन्ग भी हो सकता है कि HIV इन्फेक्शन इज बिलीव टू बी लाइफ. जब रहेगा तो फिर लाइफ लॉन्ग रहने वाला है, आपकी बॉडी से निकलने वाला नहीं. क्वेश्चन नेक्स्ट है कि कैन HIV इन्फेक्टेड पीपल हु डू नॉट हैव एड्स स्प्रेड द वायरस? क्या जो HIV इन्फेक्टेड लोग हैं जिनको एड्स नहीं हुई है, क्या उनसे भी ये फैलता है? उत्तर है कि हाँ, फैलता है. क्यों? These so called healthy carriers, इनको हेल्दी कैरियर बोलते हैं. वैसे तो हेल्दी हैं मगर HIV लिए घूम रहे हैं, इनको हेल्दी कैरियर्स बोलते हैं. प्ले द मेजर रोल, और इन्हीं की वजह से सबसे ज्यादा फैलता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें HIV है और वो हर काम ऐसा करते हैं जिससे दूसरों को इन्फेक्शन हो जाए, जानबूझ के नहीं, अनजाने में. They can be infected for years without knowing, बिना जाने उन्हें वो इन्फेक्शन लिए घूमते रहते हैं. and be unwillingly transmitting the disease, और अनचाहे रूप से डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं. HIV ट्रांसमिट कैसे होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ HIV इज ट्रांसमिटेड? सेक्सुअल इंटरकोर्स, पहला आंसर. सबसे मेन रीजन है सेक्सुअल इंटरकोर्स. ध्यान देना इस पर, बिकॉज HIV इज फाउंड इन सीमन एंड वेजाइनल फ्लूइड्स. जो वायरस है बेसिकली सबसे इसको मुफीद जगह जिसे कहना चाहिए रहने की क्या मिलती है? जो मेन है उसका तो सीमेन है, और वेजाइनल फ्लूइड विमेन का, जो लिक्विड वेजाइना में होता है उसमें सबसे ज्यादा ये वही रहता है. तो इंटरकोर्स के दौरान ये एक दूसरे को पास ऑन कर देते हैं. सेक्सुअल ट्रांसमिशन कैन अकर मैन टू वुमेन, आदमी से औरत को हो सकता है, औरत से आदमी को हो सकता है, या आदमी से आदमी को हो सकता है. चौथी चीज नहीं लिखी है औरत से औरत को. क्यों? क्योंकि वहां पेनिट्रेशन सेक्स नहीं होता. ठीक है, एक दूसरे को पेनिट्रेट नहीं करते हैं. ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट ट्रांसमिशन, दूसरा क्या है? दूसरा तरीका क्या हो सकता है HIV ट्रांसमिशन का? खून देना किसी को, या खून से निकली हुई जो प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट्स हैं वो देना, प्लाज्मा जैसी चीज. HIV कंटेमिनेटेड ब्लड कैन इन्फेक्ट द रेसिपिएंट. जो भी ऐसा खून लेगा, जो ग्राहक है खून का, जिसको खून चाहिए, उसको खून चढ़ा दिया गया और वो जो खून चढ़ाएगा वो इन्फेक्टेड था, HIV इन्फेक्टेड, उसको हो जाएगा. इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कंट्रीज सिस्टमेटिकली स्क्रीन एंड रिजेक्ट. अब तो सभी देश में लगभग हो रहा है कि ब्लड डोनेशन से पहले HIV टेस्ट होता ही होता है. ठीक है, और किसी जिसमें भी पाया जाता है कि इन्फेक्टेड ब्लड है HIV से, उसको नहीं दिया जाता है. तो ये तो सभी ध्यान दे रहे हैं इस पर, इस चीज को बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं. तीसरा तरीका हो सकता है शेयर्ड नीडल्स. सुई, एक ही सुई से आपने इंजेक्शन लगा लिया और उसी से दूसरे ने लगा लिया. यूजेस ऑफ इंटरवीनस ड्रग्स, जो ड्रग लेते हैं, दोस्त साथ बैठ के ड्रग लेते हैं, वो इन चीजों का ख्याल नहीं रखते कि एक ही सुई से सब लोग ड्रग ले लेते हैं. तो ये सबसे मेजर रिस्क ग्रुप है. इन लोगों को अगर किसी एक को होता है तो सारे ग्रुप को बड़े आसानी से हो जाता है. बिकॉज many of them share needles, वो आपस में शेयर करते हैं नीडल्स. सिरिंजेस नीडल शेयर करते हैं विदाउट प्रॉपर क्लीनिंग, उनकी क्लीनिंग करते नहीं, स्टरलाइज नहीं करते उन्हें, और ऐसे ही ले लेते हैं.
तो उससे नुकसान होता है, वो पास ऑन हो जाती है। ऑल्सो एनी अनस्टरलाइज्ड स्किन पियर्सिंग इंस्ट्रूमेंट, जो त्वचा को काटने का जो ऑपरेट करते हैं डॉक्टर्स लोग, वो चीरफाड़ करते हैं, तो चीरफाड़ के ऐसे यंत्र जिनसे चीरफाड़ की जाती है, और अगर उनको प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं किया गया है, कीटाणु मुक्त नहीं किया गया है, तो वहां पर वायरस और कीटाणु दोनों एक तरह से अगर मुक्त नहीं है और उसमें अगर लगा हुआ है, तो चीरफाड़ के दौरान वो मरीज को पास ऑन हो जाए। चौथा तरीका हो सकता है मदर टू चाइल्ड, माँ से उसके बच्चे को हो जाए। A woman infected with HIV may spread the disease. किसी औरत को अगर HIV इन्फेक्शन है तो वो इस डिजीज को फैला सकती है टू हर चाइल्ड, अपने बच्चे को। कब? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बाद, बच्चा हो जाने के बाद नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान। ड्यूरिंग बर्थ, उसके पैदाइशी के दौरान, क्योंकि वेजाइना से बच्चे को निकलना है बाहर, तो वहां से हो सकती है उसको लग जाए। और शॉर्टली आफ्टर द बर्थ, पैदा होने के तुरंत थोड़े दिनों बाद तक, जब वो दूध पिलाती है, ब्रेस्ट फीडिंग करती है। It is also possible that an infected mother could transmit the virus through breastfeeding. breastfeeding के दौरान भी, क्योंकि उसको है, उसके ब्लड में घूम रहा है, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग से भी हो सकता है। ये संभावनाएं हैं, 4 संभावनाएं मुख्य हो गई जो याद रखने की कि एड्स कैसे फैलता है। अब उल्टा देख लें कि हाउ इज HIV नॉट स्प्रेड, कैसे नहीं फैलता है। HIV is not spread through casual contact in schools. अगर स्कूल में आप कैजुअली लोगों से मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं, उससे ये नहीं फैलने वाला। ऑन जॉब पे साथ काम करने से कुछ नहीं होता। स्विमिंग पूल में अगर आप एक ही में नहा रहे हैं, उससे नहीं होगा। मार्केट में साथ हैं तो कुछ नहीं होगा। इट इज ऑल्सो नॉट स्प्रेड बाई टॉयलेट सीट्स। ऐसा भी नहीं है कि आपने कॉमन टॉयलेट सीट इस्तेमाल किए तो हो जाएगा। हाथ मिलाना, हक करना, कैजुअल किसिंग, डीप किसिंग नहीं, कैजुअल किसिंग हो तो उससे भी नहीं होगा। ईटिंग फ्रॉम द सेम डिश, एक ही डिश, एक सा एक थाली में खाना खा रहे हैं। ड्रिंकिंग फ्रॉम द सेम ग्लास, उससे भी नहीं होगा। सलाइवा से पास ऑन नहीं होगा। और बाई फूड हैंडलर्स, रेस्टोरेंट से जो लाते हैं वेटर्स वगैरह, उनसे भी नहीं। नॉर इज इट स्प्रेड बाय मस्कीटोज, मच्छरों के द्वारा भी पास नहीं होता, मक्खियों के द्वारा भी पास नहीं होता। ये याद रखने की चीजें। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि HIV कैसे नहीं फैलता या HIV कैसे फैलता है, दोनों बातें हो सकती हैं। नेक्स्ट आ जाइए, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, अपने को कैसे बचाएं। फिर से आ जाता है, अवॉइड यू हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, बहुत मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स ना रखें, ठीक है, भविष्य के लिए है। नॉन इन्फेक्टेड कपल्स हु हैव मेंटेन्ड म्यूचुअली फेथफुली रिलेशनशिप एट लीस्ट 5 years, अगर किसी ने 5 साल तक, ऐसे कपल्स, ऐसे हस्बैंड वाइफ या कपल्स जिनका सेक्सुअल रिलेशनशिप है पिछले 5 साल से, हेल्दी रिलेशनशिप है और किसी और से कांटेक्ट में सेक्सुअली नहीं आते हैं, उनको कोई रिस्क नहीं है एड्स का, ठीक है। वो अगर बस वहीं तक सीमित है तो। इफ यू आर नॉट एब्सोल्युटली सर्टेन, अगर आप श्योर नहीं है अपने बारे में, दैट नाइदर यू नॉर योर सेक्सुअल पार्टनर इज कैरिंग द वायरस, कि या तो आपको हो सकता है या आपके पार्टनर को हो सकता है, आपको, तो क्या करें? आइदर अवॉइड पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स, तो भाई सीधी सी बात है, डरिए, अवॉइड कीजिए पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स, पेनिट्रेशन ना करें। दैट इज, पेनिट्रेशन में क्या क्या आता है? वेजाइनल पेनिट्रेशन, ओरल पेनिट्रेशन या एनल पेनिट्रेशन, तीनों तरीके के पेनिट्रेशन को ना करें। और अगर आपसे रहा ही नहीं जा रहा है, वैसे तो यही बेस्ट है जो कहा गया, पॉइंट नंबर 1 सबसे ऊपर, बी का पहला पार्ट। फिर ये भी संभव नहीं है, यूज अ कंडोम, कंडोम का इस्तेमाल करें। शुड बी बोर्न इवन ड्यूरिंग फोरप्ले, शुरू से ही पहन लें। इफ देयर इज एनी चांस ऑफ जेनाइटल टू जेनाइटल कॉन्टैक्ट, जननेंद्रियों का आपसी मिलन हो, उससे पहले संभावना हो, तो भाई पहले ही पहन लीजिए, इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए, क्योंकि मृत्यु हो गई तो कुछ भी नहीं है। अब कंडोम डज नॉट गारंटी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन की कोई गारंटी नहीं है कंडोम की वजह से कि प्रोटेक्ट ही होगा, बट
अगर आपने सही से इस्तेमाल किया, हर बार इस्तेमाल किया, कभी भी आपने स्किप नहीं किया, तो काफी हद तक ये रिस्क को खत्म कर देगा, रिस्क कम रहेगा। नेक्स्ट क्या करें? डू नॉट शेयर आइटम्स दैट कुड बिकम कंटेमिनेटेड। ऐसे आइटम्स जिनमें ब्लड लगा हो, कंटेमिनेटेड विद ब्लड, ऐसे हो, और पुराने हो, पुराने रेजर का इस्तेमाल, किसी और का टूथब्रश का इस्तेमाल, या स्किन चीर फाड़ करने वाले यंत्रों का, ऐसे जो पुराने हो और कंटेमिनेटेड हो। अब मान लीजिए आपको इन्फेक्शन हो गया, व्हाट इफ यू आर इन्फेक्टेड, तो क्या करें? और थिंक यू कुड बी, और आपको ऐसा लग रहा हो, शायद संभावना हो रही है कि ऐसा हो गया है, लगता है मुझे, क्या करना चाहिए? इफ यू सस्पेक्ट, अगर आपको शक है यू आर इन्फेक्टेड, और इफ यू हैव बीन इन्वॉल्व इन एनी ऑफ हाई रिस्क एक्टिविटीज, जो आपको पहले बता दी है, जिन जिन चीजों से रिस्क है, आपने कहीं भी ऐसा पार्टिसिपेशन कर लिया है, कोई गलती कर दी है, तो क्या करें? सीक मेडिकल इवेल्युएशन, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, टेस्ट करा लें, अपने टेस्टिंग करा लें। और टेस्टिंग बड़ी सिंपल है। क्यों सिंपल है? स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड इज टेकन, आपका थोड़ा सा खून लिया जाएगा आपकी हाथ में से, और स्टैंडर्ड ब्लड टेस्ट हो जाएगा। उससे आपको पता लग जाएगा कि आपको हुआ है या नहीं। अगर हो गया है या संभावना है, तो इन्फॉर्म योर पार्टनर, आपका जो सेक्सुअल पार्टनर है उसको आप इन्फॉर्म कर दें। एंड इफ यू कंटिन्यू सेक्सुअल एक्टिविटी, फिर भी मतलब इन्फॉर्म करने का मतलब है उसको बता दें कि अभी हम नहीं करते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी, लेकिन फिर भी कंटिन्यू करनी है, तो क्या करें? प्रोटेक्शन नंबर 2, कम है प्रोटेक्शन मगर करें। क्या करें? प्रोटेक्ट हिम और हर बाय अवॉइडिंग पेनेट्रेटिव इंटरकोर्स, पेनेट्रेटिव इंटरकोर्स ना करें। और फिर भी करना है तो यूज कंडोम। स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहला करेंगे तो बेस्ट है, सेकंड करेंगे तो सेकंड बेस्ट है, और फिर थर्ड बेस्ट है। तीसरी चीज, डू नॉट डोनेट ब्लड। शक है, ब्लड डोनेट ना करें, स्पर्म डोनेट ना करें, बॉडी ऑर्गन्स डोनेट ना करें। इवन इफ यू ओनली सस्पेक्ट यू कुड बी, अगर आपको शक भी है तो बिल्कुल ना करें, टेस्ट कराए बगैर बिल्कुल ना करें। वुमेन ऑफ ए चाइल्ड बियरिंग एज, हाँ कोई औरत है, स्त्री है जिसको बच्चा होने की उम्र है, हु इज इन्फेक्टेड, और वो इन्फेक्टेड है, और हैज रीजंस फॉर कंसर्न, कि इन्फेक्शन शायद हो सकता है, उसको शक हो रहा है, बिकॉज दे हैड इंटरकोर्स विद समवन, उसने किसी के साथ इंटरकोर्स कर लिया है जिसको शक था, जिसको था शायद, तो क्या करे? डॉक्टर को कंसल्ट करे तुरंत। प्रेगनेंसी में बिल्कुल ना जाए। क्यों? प्रेगनेंसी इज डेंजरस, कैन बी डेंजरस फॉर इन्फेक्टेड मदर, अपने लिए भी खतरनाक है, और जो बच्चा आने वाला है 50% से ज्यादा चांस है कि जो बच्चा होगा वो इन्फेक्टेड ही होगा, तो प्रेगनेंसी में बिल्कुल ना जाए। सिम्टम्स क्या है एचआईवी के? पेशेंट ऑफ एड्स सफर फ्रॉम कफ, बताया था एचआईवी होने से, अगर आप एचआईवी हो गए तो आपकी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, तो छोटे छोटे इन्फेक्शन होने शुरू हो जाते हैं, खांसी जुकाम, कफ हो जाएगा, बलगम के साथ कफ आएगा, न्यूमोनिया, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एंटीबायोटिक, ऐसा न्यूमोनिया हो जाएगा कि कोई दवा काम ही नहीं कर रही है, बुखार रहेगा, लूज मोशन हो जाएंगे, आपकी लिम्फ ग्लैंड्स बढ़ जाएंगी, बगल की गांठ, जांघों की गांठ बढ़ जाएंगी, गांठें बन जाएंगी, भूख खत्म, वजन कम हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, कमजोरी आ जाएगी, इंसेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस जैसी बीमारियां होनी शुरू हो जाएंगी, जिन पर दवा काम नहीं करती। एड्स को डायग्नोस कैसे किया जाता है? डायग्नोसिस ऑफ एचआईवी इज कंफर्म्ड बाय डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सीरम एंटीबायोटिक्स। बेसिकली कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट है, इस पर हमें डिटेल में नहीं जाना, डॉक्टर्स को करना है, लैब करती है। इसकी जो टेक्निक है उसको एलिसा टेक्निक बोलते हैं, ये जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, एलिसा टेक्निक से और नॉन एलिसा टेक्निक से इसको डिटेक्ट किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है। ट्रीटमेंट क्या है एड्स का? जैसा कि और डिजीज का होता है, ट्रीटमेंट ऑफ एड्स इज आल्सो सिम्टोमेटिक, सिम्टम्स जो आ रहे हैं उसके आधार पे, और जनरल सपोर्टिव ट्रीटमेंट एंड स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट, तीनों तरीके के ट्रीटमेंट। सिम्टोमेटिक का मतलब है ट्रीटमेंट इज गिवन फॉर इट्स सिम्टम्स, जो सिम्टम्स है, जो कंप्लेंट आ रही है, जैसे बुखार हो रहा है तो बुखार की दवा, कफ है तो कफ की दवा, वोमिटिंग है तो वोमिटिंग की, लूज मोशन तो उसकी दवा, सिम्टम जैसे हैं उसके अकॉर्डिंग।
तीसरा है जनरल सपोर्टिव ट्रीटमेंट। सपोर्ट इस पे क्या करना है, कंप्राइजेस ऑफ मेंटेनिंग पेशेंट्स वाइटल पैरामीटर्स। से पल्स रेट आपका चेक किया जाएगा, बीपी चेक किया जाएगा, उसको चेक करें। फिर आपको आपके इन पल्स रेट, बीपी, रेस्पिरेशन रेट आदि को मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी। किडनी ठीक काम करती रहे ये देखा जाएगा। स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट जो है तीसरा वाला, ये वो तो किया जाएगा जैसे एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं वैसी एंटी HIV ड्रग्स भी हैं, कुछ आई हुई हैं। 2 or 3 ड्रग्स आर गिवन साइमल्टेनियसली, एक साथ कई ड्रग्स देते हैं, जैसे कि टीबी में देते हैं, ट्यूबरक्लोसिस में, या लेप्रेसी में देते हैं, या कैंसर में देते हैं। ऑल्दो दिस ट्रीटमेंट कैनॉट बी क्योर, कैनॉट क्योर ए फुल एड आप एड्स जो है पूरी समाप्त नहीं करेगा, बट आपको कुछ हद तक आराम देगा। डेफिनेटली प्रिवेंट HIV इन्फेक्शन डेवलपिंग इन फुल, मतलब उसको बढ़ने से कम रोकने की कोशिश करेगा और आपकी लाइफ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एड्स से बचे। इज देयर एनी वैक्सीन अवेलेबल, क्या कोई वैक्सीन है, प्रिवेंशन है BCG वैक्सीन या पोलियो वैक्सीन की तरह? आंसर इज नो, कोई वैक्सीन नहीं है। देयर इज नो वैक्सीन अवेलेबल, आज तक तो है नहीं। ठीक है, तो अभी तक तो कोई बनी नहीं है। पोलियो की, टीबी नहीं बनी है, रिसर्च चल रही है, बन जाएगी तो बहुत ही बढ़िया है। तो एड्स के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जा चुकी है। मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ कि मैं ये कहूँ कि कोई आंसर दे पाऊंगा, फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन यदि कोई हो तो मुझे बताएं। एनी क्वेश्चन तो हैंड रेज कीजिए। नहीं है तो इट्स ओके, एंड करते हैं।